वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं जो कई बोर्डों में रसायन विज्ञान के प्रश्न पत्र में पूछे जा चुके हैं और जो नहीं पूछे गए हैं आगामी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की संभावना रखते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहला है आसुत या शुद्ध जल। आसुत जल कहिए या शुद्ध जल कहिए, भाई 100% H2O होता है। कहता है कि मोलरता है, तो आपको याद रखना है कि आसुत जल या शुद्ध जल की अगर मोलरता पूछे तो भी यही है, अगर मोललता पूछे तो भी यही है विकल्प आपका। समझ में आई बात। अब ये आता कैसे है भाई, मोलरता का जो सूत्र है वो होता है N/V होता है। अब मोलरता की परिभाषा ही है कि 1 लीटर विलायक में या विलयन में, जो भी आप मान लीजिए, उपस्थित जो विलेय के मोलों की संख्या है। अब ये शुद्ध जल है, इसमें विलेय तो है नहीं, तो एक ही पदार्थ है, वो है जल। ठीक है, तो अगर आप 1 लीटर लेते हैं, हमने 1 लीटर लिया जल, तो उसका आप द्रव्यमान ग्राम में निकालिए। तो ग्राम में द्रव्यमान आपका होगा 1000। 1000 ग्राम होगा 1 लीटर का। यह हो गया 1 लीटर, यह हो गया 1000 ग्राम। इसका 1 लीटर का जो द्रव्यमान है वो होगा 1000। ठीक, और जब हम इस द्रव्यमान को H2O के अणुभार जो कि होता है 18 से जब हम भाग देंगे, ठीक है, तो हमें मोलों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 500/9, 500/9 आ जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। और जब आप 9 से 500 को भाग देंगे तो भैया 55.55555 इस तरह से निकलेगा। और दशमलव के बाद जब हमारा तीसरा अंक, इसका जो भागफल आएगा वो है 55.5555, इस तरह से निकलता चला आएगा, पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो दशमलव के बाद जब हमारा तीसरा अंक 5 या 5 से अधिक होता है तो उससे पहले वाले अंक में 1 जोड़ दिया जाता है, तो ये अंक हो जाएगा आपका 6। तो मान क्या हुआ जाके 55.56। ठीक है भैया। अगर यही हम मोललता की बात करें तो मोललता में 1 लीटर की जगह पर तुमको 1 kg लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें भी 1000 ग्राम रहेगा, 18 से भाग दोगे वो भी मान इतना ही आएगा। तो आप याद रखिए कि आसुत या शुद्ध जल की मोलरता पूछे चाहे मोललता पूछे, आपको यही मान रखना है। सही बात समझ में आई भैया। अगला आइए, कहता है कि 4 धातुओं A है, B है, C है और D है, ये 4 धातुएं हैं। इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव दे रखे हैं। कहता है इन धातुओं की घटती हुई सक्रियता का क्रम आपको रखना है, यानी इसमें जो सबसे अधिक सक्रिय धातु है उसको सबसे पहले रखना है। तो किसी भी धातु की सक्रियता इस बात पर निर्भर करती है कि उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना अधिक ऋणात्मक है। यानी अगर किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव अधिकतम ऋणात्मक है तो वो सबसे ज्यादा सक्रिय धातु होती है और बहुत आसानी से क्रिया कर जाती है। तो सक्रियता कह सकता है, क्रियाशीलता कह सकता है। समझ में आई बात। अपचयन क्षमता बोल सकता है, अपचायक क्षमता बोल सकता है। तो अब इसमें देखिए
सबसे अधिक ऋणात्मक जो मान है वो -2 है, ठीक है। और ये है किसका? बी का है। तो बी हुई सबसे अधिक सक्रिय धातु। तो बी वाला विकल्प कौन सा है आपका? ये है, और तो कोई है नहीं। इसका मतलब आपका यही विकल्प सही है। अब उससे कम कौन सी होगी? ये वाली धातु जो कि है डी। उससे कम कौन होगी? ये वाली धातु जो कि है सी। और सबसे कम कौन सी होगी? ये वाली धातु। समझ में आई बात? तो इस तरह से आपका विकल्प संख्या 2 सही है। फिर आइए, कहता है अभिक्रिया ए गिव्स बी में अभिक्रिया की दर अभिकारकों का सांद्रण 4 गुना बढ़ाने पर 2 गुना बढ़ जाती है। कहता है अभिक्रिया की कोटि बताइए कि ये किस कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। तो अभिकारक का जब हम सांद्रण 4 गुना करते हैं, अभिकारक का सांद्रण हम 4 गुना करते हैं, ठीक है, तो 2 गुना रेट बढ़ जाती है। रेट जो है 2 गुना बढ़ जाती है, यानी 2 इंटू रेट है 4 इंटू कॉन्सेंट्रेशन। सांद्रण 4 गुना आप करते हैं तब रेट 2 गुना हो जाती है। समझ में आई बात? तो कहता है कि अभिक्रिया की कोटि आप बताइए, कोटि क्या होगी। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, एक चीज भैया याद रखिए कि जहां पर इस तरह की स्थिति हो, ठीक है, तो रेट जितने गुना बढ़ती है और कॉन्सेंट्रेशन जितने गुना बढ़ाया जाता है, तो रेट से कॉन्सेंट्रेशन को आप कॉन्सेंट्रेशन से आप रेट को डिवाइड कर दीजिए। कॉन्सेंट्रेशन से जब आपको कोटि निकालनी हो तो कोटि बराबर आप याद रखिए कि रेट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन। ये याद रखिए कि जहां पर ऑर्डर आपको निकालना हो, ठीक, कि अभिक्रिया को देखिए फिर से कि अभिक्रिया ए गिव्स बी में अभिक्रिया की दर अभिकारकों का सांद्रण 4 गुना बढ़ाने पर, यानी जब सांद्रण जो है 4 गुना हम बढ़ा देते हैं तो अभिक्रिया की जो दर है वो 2 गुना बढ़ जाती है, ठीक है। तो कहता है कि अभिक्रिया की कोटि बताइए। तो आप रेट को, रेट है 2 गुना, कॉन्सेंट्रेशन है 4 गुना बढ़ाया जाता है, काट दोगे तो 1/2 आएगा, यानी आपका अर्ध कोटि अभिक्रिया है। इसकी कोटि जो है वो 1/2 है। समझ में आई बात? ये शॉर्टकट हमने आपको तरीका बता दिया है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला आइए, कहता है एक शून्य कोटि अभिक्रिया है, ठीक, ये दी हुई है A + B गिव्स C के लिए वेग दर क्या रहेगी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो जो कोटि होती है वो कहाँ चढ़ाई जाती है? इनके पावर पर चढ़ाई जाती है। यानी शून्य कोटि अभिक्रिया होती क्या है? पहली चीज तो ये है, यानी वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। आप समझ में आई बात? शून्य कोटि अभिक्रिया बोली जाती है तो जब अभिकारकों के सांद्रण पर इन पर निर्भर ही नहीं करता है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। समझ में आई बात भैया? तो ये वाला आपका विकल्प सही है, बाकी सब विकल्प गलत है। कहता है गैडोलिनियम 4f श्रेणी का सदस्य है, इसका परमाणु क्रमांक 64 है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गैडोलिनियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो भैया आप याद रखिए कि गैडोलिनियम का जो है
4f7, 5d1 और 6s2 होता है। ये वाला है। ज्यादा आपको गहराई में इसके जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इनको बार बार प्रैक्टिस में ले लीजिए, तैयार कर लीजिए। कहता है निम्नलिखित में रंगहीन संकुल आयन है। किसी भी संकुल आयन का रंग उसमें उपस्थित केंद्रीय धातु आयन के रंग पर निर्भर करता है। यह हमेशा याद रखिए, ठीक है। तो कॉपर है, ओके, जो कि यहां पर क्यूप्रिक आयन के रूप में है। ये भी जो है रंगीन होगा। इसमें आ जाइए, ये रंगहीन होगा, ये भी रंगीन होगा, ये भी रंगीन होगा। क्यों ऐसा है? ऐसा है कि किसी भी आयन का रंग अगर वो संकुल है तो उसकी केंद्रीय धातु में उपस्थित रिक्त डी ऑर्बिटलों पर निर्भर करता है। अगर रिक्त डी ऑर्बिटल मौजूद हैं तो वो रंगीन होगा, और अगर मौजूद नहीं है तो वो रंगहीन होगा, ठीक है। तो अब यहां पर आप देखिए, जैसे कॉपर है, ठीक है, इसका 29 होता है। तो जब 29 होता है तो 29 का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए। तो अब यहां पर चूंकि आयन के रूप में है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो इसका कितना रह जाएगा? 27 रह जाएगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप करेंगे, ठीक है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d, 2 निकल गए, 9। अब तुम सोचोगे कैसे सर? तो अगर 29 हम यहाँ पे रख लें, जैसे 29 रख लें, ठीक, तो ये हो जाएगा 3d10 और 4s1। तो 2 गए कौन से? एक तो ये वाला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, दूसरा 3d में से एक निकल जाएगा। तो इसमें रिक्त हो गया ना 3d। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक, हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक जब इसमें से चला जाएगा तो यहाँ कितने रह जाएंगे? 9 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ये आपका 4s गायब हो जाएगा। तो रिक्त इसमें भी है डी। इसमें आ जाइए, इसमें भी बेटा रिक्त है डी, इसमें भी रिक्त डी है। तो ये और ये तीनों रंगीन हैं। केवल जिंक जो है इसका परमाणु क्रमांक 30 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, ये होगा। जोड़ लीजिए, 10, 18, 2 20 और 10 30, पूरे हो गए। अब चूंकि आयन के रूप में है तो कितना हुआ? यहाँ पे 28 हो जाएगा। 30 की जगह पे कितना होगा? 28 हो जाएगा। तो अब कौन से 2 जाएंगे? ये वाले 2 चले जाएंगे, ठीक है। तो डी में 10 हो सकते हैं, 10 है, पूरा भरा हुआ है डी। इसमें रिक्त डी ऑर्बिटल उपलब्ध नहीं है। इस वजह से जिंक आयन जो है वो रंगहीन होता है। बात समझ में आई भैया? इस वजह से ये जो संकुल है ये रंगहीन होगा। तो आपका ये विकल्प सही है, बाकी के विकल्प आपके गलत हैं। समझ में आई बात भैया?